हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। क्या हाल चाल? आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को? दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूँ बच्चा जी? क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? ज़िंदगी खूबसूरत चल रही है। उड़ान डीआई बच्चे अभी पता है क्या है भाई? है थोड़ा सा मेंस का है, चल रहा है ना अभी। मेंस के बाद सर वेन डायग्राम की वीडियो नहीं दिया आपने। हम मैंने मतलब जो हमारे टीम के पर्सन ने जिसको उसमें एडिट और क्रॉप करके अपलोड करनी थी ना, उसकी तबीयत हो गई थी कल ख़राब, इसलिए उसने नहीं किया। मेरी अभी जस्ट 2 मिनट पहले बात हुई है, वो भी कर रहा है। और आपकी क्लास ख़त्म होने होते होते अपलोड हो जाएगी। ठीक है बच्चों? और बताओ कैसा चल रहा है? इलेक्शन वाले क्वेश्चन सारे कराऊंगा, टेंशन मतलब, बहुत मज़े आएंगे तुमको। कैसे हो? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, इधर क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी है जिसका एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर है और वो यहाँ पे क्लास कर रहा है? चल नाश्ता करके आए हो? हाँ भाई, करके आया हूँ। टेंशन मत लो। संभाले रखा ही है दिल। मेन से चलो, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या हमारी क्लास की नोटिफिकेशन चली गई है? हमारी क्लास की नोटिफिकेशन चली गई है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब तो हमने नोटिफिकेशन वाला इशू ठीक करवा दिया। अच्छा, डेटा कंजम्पशन वाला भी कल रिपोर्ट आई है कि अब काफ़ी बेहतर हो गया है। 300 MB के आसपास क्लास में लगता है, 300-350 MB के आसपास। सब ने वो चीज़ नोटिस की क्या? डेटा कंजम्पशन के लिए भी आप सेटिस्फाइड हो अब आप? और कम करेंगे तो फिर वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाएगी ना, वो फिर वो समझ ही नहीं आएगा। मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, डेटा कंजम्पशन को लेके सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? सेटिस्फाइड हो तो लिख दो सेटिस्फाइड है। ज़्यादा डाउन करेंगे तो फिर वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया। मुझसे सेटिस्फाइड हो? मेरी मेहनत सही चल रही है? इस कोर्स का जो मकसद था, क्या ये कोर्स उतना कॉन्फिडेंस दे रहा है तुम्हें? ये भी बता दो। इस कोर्स का जो मकसद था, ये कोर्स क्या उतना कॉन्फिडेंस दे रहा है तुम्हें? चलो, शुक्र है भगवान का। अभी आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं आपसे डबल मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। और अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास बड़ी प्यारी, अगेन बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी मज़ेदार वाली क्लास। और एक क्वेश्चन लेके आता हूँ आप सभी के लिए, उससे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है, बस सही तरह जगह से शुरू करना है। क्वेश्चन करो ये वाला, थोड़ा देखते हैं आप परसेंटेज को। नंबर्स पता है क्या होता है? परसेंटेज टॉपिक के अंदर इट्स ऑल अबाउट आप क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करते हो और अपने स्टार्टिंग लेवल पे क्या नंबर एज्यूम करके शुरू करते हो। आप 100 भी मान सकते हो, आप 200 भी मान सकते हो, आप 400 भी मान सकते हो, 47, 49 या 490, 4900, 700 ऐसे नंबर्स भी मानने पड़ जाते हैं कई बार। सही नंबर एज्यूम करके, क्या सही शुरुआत करके जल्दी से सटीक और एक्यूरेट और कम कैलकुलेशन में आंसर निकालना,
इज द स्किल जो आपने डेवलप करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। मैं आगे से हट जाऊंगा, टेंशन मत लो, इतना इतना क्यों क्रोध अवस्था में देख रहे हो मेरे को, लो हट गया। करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाफट से करो जल्दी से। मैं इतने पानी की बोतल लेके आ रहा हूं मेरी, आप इसको फटाफट से करो। एक बच्चा कहता है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दो, 1080p का ऑप्शन चाहिए तुम्हें? चलो ऑप्शन दे देते हैं, तुमसे बात कर लेते हैं एक बार ऑफिस में, अगर 1080p का ऑप्शन अगर आ सकता है तो करवा देंगे अरेंज। ये भाई क्यों टीवी पे चला के देखनी है मेरी क्लास? ओहो, आम का मौसम आने वाला है, तो फ्रूट सेलर के पास कुछ आम है, और उन आमों की बात की जाए तो कहता है कि 25% उसमें से सड़े हुए हैं। छी 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 छी, सड़ गए, केयर ही नहीं करते, टाइम से खा लेने चाहिए थे। तो उस फल विक्रेता के पास कुछ आम है जिसमें से 25% सड़े हुए हैं। उसने 24%, 40%, 36%, 24%, 40% एंड 36% ऑफ द मैंगोज बेच दिए PQR को, ठीक है। आफ्टर रीचिंग होम, Q&R noticed that their 15% and 33.33% of the mangoes are rotten. उसको पता चला कि उसके पास जो मैंगोज पहुंचे उसमें से कुछ आए हैं सड़े हुए। इफ डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश एप्पल्स कहाँ से आ गए बीच में, डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश मैंगोज ऑफ Q&R इज 320, देन हाउ मेनी फ्रेश मैंगोज डिड P बोट, P के पास कितने फ्रेश मैंगोज पहुंचे हैं? चलिए जी देखते हैं, समझते हैं। सड़े हुए भी बेच दिए भाई इसने तो, बहुत तेज हो रहा है ये बंदा, सड़े हुए भी बेच दिए इसने तो। मुझे लगा मुझे लगा सिर्फ वो बेचेगा, सिर्फ सारे अच्छे अच्छे बेचेगा, बट इसने तो सारे सड़े हुए और फ्रेश सारे मिक्स बेच दिए। तो देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा एक बार क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक अगर तरीके से आप लेके चलोगे ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, 100 मान के भी चलोगे ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 100 मान लो टोटल मैंगोज हैं, 100x मान लो टोटल मैंगोज हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि 75x तो फ्रेश है, 25x जो है वो रोटन है, फ्रेश है और ये रोटन है। इसने उठा के ये 100 में से जो बेचे हैं वो 3 लोगों को बेचे हैं, 3 लोगों को बेचे हैं, एक P को बेचे, एक Q को बेचे, एक R को बेचे, तीनों को बेचे। 24%, 24x ले गया ये बंदा, 40%, 40x ले गया ये बंदा, 36x ले गया ये बंदा, 3 ले गए, 100x पूरे बिक गए, 100x पूरे बिक गए। अब ये जो लेके गए हैं इसमें से कुछ फ्रेश है कुछ रोटन है, कुछ फ्रेश है कुछ रोटन है, कुछ फ्रेश है कुछ रोटन है, कुछ फ्रेश है कुछ रोटन है। ये कहता है कि Q और R के पास 15%, Q के पास 15% रोटन है, 40x का 15% निकालो कितना आएगा, 6x, तो 6x रोटन है, 34x फ्रेश है। इसके पास 33.33% रोटन है, 1/3 रोटन है, 1/3 रोटन है मतलब 12x रोटन है, बाकी का 24x फ्रेश है। तो रोटन अगर आप देखोगे टोटल, तो रोटन में से 6x और 12x इधर आ गए, 18x तो इधर आ गए,
6x एंड 12x यानी कि 18x रोटन कम हो गए, तो 25x में से 18x गया, 7x रोटन बचे हुए हैं, 7x रोटन बचे हुए हैं, 24 में से 7 गया, 17x फ्रेश इसके पास है मतलब। तो आपने ये सारी चीजें जब देखी, आप चेक भी कर सकते हो, 17, 34, 51, 51, 24 हो गया 75, तो ये सारी की सारी चीजें टैली भी हो गई। हमारे पास डेटा क्या है, कहता है फ्रेश मैंगोज जो क्यू और आर के पास है, क्यू और आर के पास जो फ्रेश मैंगोज हैं, यानी कि 10x का डिफरेंस है उनके बीच में, 24x एंड 34x के बीच का डिफरेंस 10x है, 10x की वैल्यू आ गई 320, x की वैल्यू आ गई 32। अपने को डेटा क्या चाहिए, हाउ मेनी फ्रेश मैंगोज डिड पी बोट, पी को कितने फ्रेश मैंगोज मिले हैं, पी को मिले हैं 17x और x की वैल्यू है 32, तो 17 तिया 51, 510 प्लस 34 544 इज द आंसर 544। बड़े आराम से 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कई बार 200 मानना पड़ जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ 25% की जगह ना, अगर वो दे देता 25% की जगह, अगर हमें वो 26.66% दे देता, तो मेरे को 15 का मल्टीपल मानना पड़ता, तो मुझे 1500 या 150 मानना पड़ता। अगर वो इस 25% की जगह पे 28.57% दे देता, तो मुझे कुछ 7 का मल्टीपल मानना पड़ता, मुझे मे बी 700 या 70 मानना पड़ जाता। सो आपकी प्राइमरी वैल्यू क्या एज्यूम होगी, वो डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्या परसेंटेजेस आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए निकालनी है, क्वेश्चन में प्रोसीड करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए आपको कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है, वो सारी की सारी डिपेंड करता है कि आप उन सारी वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इनिशियल वैल्यू को क्या मानोगे। जैसे मुझे दिखाई दे रहा था कि 100x का 25% और 75% निकाला जा सकता है, 25% और 75% निकाला जा सकता है, 100x का 24%, 40%, 36% निकाला जा सकता है। उसके बाद मैंने जो फाइनली चेक किया, वो चेक किया क्यू और आर का, कि क्यू और आर की वैल्यू 40, 36 आ रही है, तो 40 का 15% भी निकाला जा सकता, 36 का 1/3 भी निकाला जा सकता। तो बहुत आसानी से नंबर्स एज्यूम हो रहे थे, इसलिए मुझे यहां पे मानने पड़े। अब ऐसा नहीं है कि वो परसेंटेज का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना देगा जो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो कोई ना कोई इंटीजर होगी, कोई ना कोई पूर्णांक होगा वो, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मैंगोज है वो इंटीजर जरूर होंगे, या तो 40 मैंगो होंगे, या 400 होंगे, या 437 होंगे, या 245 होंगे, कोई इंटीजर ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं ना 37 3/7 मैंगोज हो गए, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इंटीजर ही होंगे ना नंबर ऑफ मैंगोज। तो जब सारा खेल इंटीजर में चल रहा है, तो ये सारी परसेंटेजेस इंडिविजुअली कैलकुलेट होंगी, तो भी इंटीजर ही आएगा, हर पॉइंट पे क्वेश्चन प्रोसीड करते हुए हर लेवल पे आपके इंटीजर्स ही बनेंगे। तो इसलिए आपके बहुत आसानी से आप ऐसे नंबर तक पहुंच सकते हो जिससे सारे परसेंटेजेस आसानी से निकल जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां तक की? ठीक है, तो एक आसान से सवाल से हमने आज शुरुआत की थी, अभी जस्ट थोड़ा वार्म अप ही समझ लीजिए इस सवाल को। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल बिल्कुल बताएंगे। पहले तो अभी यही वाला सवाल नहीं समझ आया कई बच्चों को जो लेट आए थे, उनको यही सवाल ही नहीं समझ आया, कुछ बच्चों को जो लेट आए थे। अरे मेरे भाई, उसके पास जो टोटल मैंगोज हैं वो 100x हैं, 100x में से 75x फ्रेश हैं और 25x रोटन है। ये सारे के सारे 100 में से ही बेचे गए हैं। जो टोटल 100 है ना, जिसके अंदर 25 फ्रेश और 75 फ्रेश और 25 रोटन है, ये सारे 100 मिक्स बेचे हैं, मिक्स बेचे हैं। रोटन फ्रेश मिक्स गए हैं पी के पास, रोटन फ्रेश मिक्स गए हैं क्यू के पास, रोटन फ्रेश मिक्स गए हैं यहाँ पे आर के पास भी। ये बस उस 100 का डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक डब्बे के अंदर 100 मैंगोज हैं, 100 मैंगोज में से 75 फ्रेश है, 25 रोटन है, तो उस 100 मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 75 एंड 25, और वो 100 मैंगोज ही कंबाइंड बेचे गए हैं, रोटन प्लस फ्रेश, रोटन प्लस फ्रेश, रोटन प्लस फ्रेश बेचे गए हैं पी क्यू और आर को। ठीक है, उसी हिसाब से निकला है। 17 और 7 कैसे आई ये वैल्यू? 75 में से मैंने 34 और 24 घटा दिया तो मुझे मिल गया 17। 25 में से मैंने 6 एंड 12 18 घटा दिया तो मुझे मिल गया 7। सबके पता लग गए, टेंशन नहीं लेनी बॉस। ठीक है,
अच्छा, आज हमने एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। ये क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि अगर कुछ आप ऐसी कैलकुलेशंस देखिए जहां प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू सी करके कुछ आ रहा हो, इस फॉर्मेट में आप कुछ नंबर्स को सोचिए। मैंने कहा जी, एक तो मुझे पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक तो ये केस है। उसके अलावा कुछ पता है क्या? एक और चीज बचपन में पढ़ी होगी, आगे फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बचपन में पढ़ी थी ये चीज भी। और कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा यूज होती हो? सोचो सोचो। एक बार इन्हीं दोनों से सीख लेते हैं, एक बार इन्हीं दोनों से सीख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इन्हीं दोनों से। इसमें मैं आपको कुछ केसेस एज्यूम करता हूं, 2 केसेस एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, 2 केसेस एज्यूम कर रहा हूं। उसमें ना, मान लो आप कोई चीज खरीदने गए, मान लो उस चीज का प्राइस है 40 रुपए, और आपने, उसका प्राइस क्या है? 40 रुपए पर किलोग्राम, ये उसका प्राइस है। और मान लो हमने उसकी जो चीज़ कंज्यूम की है वो कंज्यूम कर ली, 100 kgs ले लिया सामान, 100 kg सामान ले लिया, तो हमारा 4,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा? 4,000 रुपये। ठीक बात है, 4,000 रुपये का खर्चा आ गया। और वही मान लो हम ले लेते, वही मान लो हम ले लेते 160 किलो ले लेते सामान, 160 किलो सामान ले लेते 25 रुपये के हिसाब से, 25 रुपये के हिसाब से मान लो 160 किलो सामान ले लेते, तब भी खर्चा तो इतना ही आता ना, खर्चा तो इतना ही आता तब भी। 40 रुपये के हिसाब से 100 किलो ले लो तब भी 4,000 रुपये लगे, 25 रुपये के हिसाब से 160 किलो ले लो तब भी 4,000 रुपये लगे। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मतलब दोनों जगह पे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। प्राइस इंटू कंजम्पशन करने पे जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो कांस्टेंट है। पहले केस में 40 इंटू 100 करने पे 1,000 आ रहा है, दूसरे केस में 25 इंटू 160 करने पे 4,000, दोनों जगह 4,000 आ रहा है। 40 इंटू 100 भी 4,000, 25 इंटू 160 भी 4,000। तो दोनों ही जगह पे जो एक्सपेंडिचर है वो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज सेम, कांस्टेंट यानी कि सेम। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट बड़ा मजे में चल रहा है, प्रोडक्ट सही चल रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आप एक चीज नोटिस करना जरूर, जरा प्राइस की रेशियो देखो, 40:25 आ रही है पहले केस में प्राइस की रेशियो, 5 से काटोगे तो 8 और 5 की रेशियो आ रही है, ये प्राइस की रेशियो है। हाँ, देख रहे हो ना आप? और दूसरी तरफ अगर आप कंजम्पशन की रेशियो देखोगे तो कंजम्पशन की रेशियो क्या आ रही है? 100:160। 20 से कैंसिल करोगे तो 5 और 8 की रेशियो है, तो ये कंजम्पशन की रेशियो हो गई, ये कंजम्पशन की रेशियो हो गई, उल्टी रेशियो आ रही है, रिवर्स रेशियो आ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि भैया एक बात है सिंपल सी, मान लो एक केस में A1 इंटू B1 इज इक्वल टू C है, और दूसरे केस में A2 इंटू B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C है। राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। तो A1 इंटू B1 विल बी इक्वल टू A2 इंटू B2, A1 इंटू B1 विल बी इक्वल टू A2 इंटू B2। और अगर ऐसा होगा तो हम मानते हैं कि A1 और A2 की जो रेशियो होगी दैट विल बी इक्वल टू B2 और B1 की रेशियो। जो A1 और A2 की रेशियो होगी, अगर A1 A2 की रेशियो B1 B2 के बराबर होती, अगर A1 बाय A2 विल बी इक्वल टू B1 बाय B2 होता, तो मैं कहता जो A की रेशियो वही B की रेशियो होगी। बट इधर है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B2 बाय B1, उल्टा। मतलब जो A की रेशियो होगी उससे उल्टी रेशियो B की होगी, उसका रेसिप्रोकल रेशियो B की होगी, उसका रिवर्स रेशियो B की होगी। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूं कि अगर एक्सपेंडिचर सेम हुआ, इफ एक्सपेंडिचर इज सेम, तो हम कह सकते हैं प्राइस की रेशियो का उल्टा, प्राइस की रेशियो का उल्टा होगा कंजम्पशन की रेशियो।
कंजम्पशन की रेशियो, प्राइस की रेशियो का उल्टा होगा कंजम्पशन की रेशियो, इट विल बी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशियो होगी। ठीक है, और कारण मैंने तुमको बता दिया अलग अलग जगह प्रूव करके। इधर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर तुम मान लो 40 की स्पीड से चल रहे हो, 40 की रफ्तार से चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और तुम 25 आवर्स के अंदर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे। और यही अगर तुम्हारी स्पीड है, यही तुम्हारी स्पीड अगर है 100 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हें यही डिस्टेंस कवर करने में, अगर इतना ही डिस्टेंस कवर करना है अगर तुमने, तो तुम्हें मात्र 10 घंटे लगेंगे, तुम 1000 किलोमीटर कवर कर लोगे। तुम यहाँ देख रहे हो ना, इफ यहाँ देख रहे हो, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट मीन्स डिस्टेंस इज सेम, कांस्टेंट मतलब देखो दोनों केसेस में, चाहे आप पहला केस देख लो चाहे आप दूसरा केस देख लो, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम है ना। तो प्रोडक्ट कांस्टेंसी रूल यहाँ पे ये कहता है कि भैया जी अगर ये डिस्टेंस सेम है तो स्पीड की रेशियो से उल्टी रेशियो टाइम की आनी चाहिए। तो स्पीड की रेशियो अगर आप देखोगे तो 40:100 है, 40:100 मतलब 20 से काटोगे 2 और 5 की रेशियो है, सही बात है। ये किसकी स्पीड, ये आ गई स्पीड की रेशियो। और वही अगर टाइम की रेशियो निकालनी है तो 25:10 है, 5 से काटोगे तो यू विल गेट 5:2 की रेशियो, ये टाइम की रेशियो है। 2:5 का उल्टा होता है 5:2, उल्टी रेशियो आ रही है, उल्टी रेशियो आ रही है, रेसिप्रोकल रेशियो आ रही है। जो स्पीड की रेशियो आ रही है, स्पीड की रेशियो जो आ रही है का उल्टा, का उल्टा टाइम की रेशियो आ रही है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंसी रूल। जो A1 इंटू बी वन विल गिव यू C, A2 इंटू बी टू विल गिव यू C, और अगर C जो कि राइट हैंड साइड है वो बराबर है तो A की जो रेशियो होगी उससे उल्टी रेशियो होगी B की। ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी है ये चीज समझने के लिए। अब मैंने यही चीज आपको एक क्वेश्चन में दिखाई थी और आपने उधर अप्लाई भी करके देखी थी, ठीक है। ये आपको चीज मैंने एक क्वेश्चन में दिखाई थी, जैसे यहां पे था, आपको पता है कि उसने क्लियरली साफ सुथरे लफ्जों में लिखा हुआ है कि उसको एक्सपेंडिचर सेम चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, उसने क्लियरली मेंशन किया। ठीक है, ग्रेन के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, कंजम्पशन चेंज हो रही है, प्राइस इज चेंजिंग, प्राइस इज चेंजिंग, कंजम्पशन इज चेंजिंग, बट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है। तो हम यहां पे क्लियरली बोल सकते हैं कि जो प्राइस की रेशियो होगी ना उससे उल्टी रेशियो होगी कंजम्पशन की। बड़े प्राउडली बहुत साफ सुथरे ढंग से बोल सकते हैं। प्राइस जो है वो 1/3 से बढ़ गया, 33.33% से बढ़ गया, 1/3 से बढ़ गया, मतलब प्राइस जो है 3 पे 1 बढ़ के 4 हो गया। तो 3:4 अगर प्राइस की रेशियो है तो 4:3 कंजम्पशन की रेशियो होगी। तो कंजम्पशन कितने से घट जाएगी, कंजम्पशन यहाँ पे 1 से घट जाएगी, 1 से घट जाएगी 4 पे, तो 100 पे कितनी है, मीन्स कंजम्पशन घट जाएगी 25% से। तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं C-10 की वैल्यू 25 है, क्योंकि उसने बोला है कि C-10% से कंजम्पशन घट जाएगी। बस खत्म, C की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप जो मर्जी निकालो, आपकी मौज है। क्या मेरी बात बैठ रही है दिमाग में, क्या मेरी बात बैठ रही है दिमाग में? अगर इस क्लास को कोई भी नया बच्चा अटेंड कर रहा है तो उसको थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस कोर्स को शुरू से देखना शुरू करो। सबसे पहले आप ओरिएंटेशन क्लास देखो, फिर स्पीड मैथ्स की क्लास देखो, फिर सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखो, फिर नंबर सीरीज की क्लास देखो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास देखो, फिर परसेंटेज की स्टार्टिंग क्लासेस देखो। यू हैव दैट लिबर्टी कि आपके पास टाइम है। आज से 1 डेढ़ 2 महीने के बाद मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि आपके पास टाइम है, क्योंकि फिर जुलाई काफी करीब आ चुकी होगी, सिलेक्शन का टाइम आ चुका होगा, तो उस समय मैं नहीं बोलूंगा कि टाइम है। प्लीज आप इस चीज पे थोड़ी सी मेहनत करें और सयाने बच्चे बन के पढ़ाई करें, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसी 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 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, और मैं बोलता हूं कि इफ कंजम्पशन
decreases by 20%, then how much the price should increase? How much the price should increase so that expenditure remains the same? बताओ, जल्दी बताओ। मैं अभी इस क्वेश्चन को ना चेंज करता रहूंगा, ध्यान से समझते जाना। आंसर बता दो इसका। कह रहा है कंजम्पशन 20% से घट रही है तो प्राइस को कितने प्रतिशत से इंक्रीज करना है? शाबाश। कंजम्पशन जो है वो 25% घट रही है, 20% घट रही है, मतलब 1/4 घट रही है। 1/4 1/5 घट रही है। कंजम्पशन अगर 1/5 घट रही है मींस 5 से 4 हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो अगर अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, क्योंकि ये एक जरूरी चीज है, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है उसकी रिवर्स रेशियो लेनी पड़ेगी। अगर 5:4 रेशियो इसकी है तो मुझे इसकी रेशियो 4:5 लेनी पड़ेगी, मतलब जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ेगी, 1 से बढ़ेगी 4 पे, तो 100 पे कितनी? 25% आ जाएगी वैल्यू। 25% आ जाएगी वैल्यू कि नहीं आएगी, ये बताओ। 25% आ गई वैल्यू, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है ये? क्लियर है? अगली अगली वैल्यू दूं? अगली वैल्यू दूं? अगला सवाल दूं? जस्ट एक क्विक रिवीजन। और मैंने यहां पे इंक्रीजेस कर दिया, इंक्रीजेस, इधर मैंने डिक्रीज कर दिया। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ। सर 4:5 कैसे? अनुराधा मैं कह रहा हूं ना, आपने मतलब नहीं पढ़ा ना। अगर देखो, फोकस के साथ सुनो आप, 4:5 कैसे आया, 5:4 कैसे आया, समझ में आ गया? पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर कंजम्पशन 5:4 हो रही है तो प्राइस को 4:5 होना पड़ेगा ना, रिवर्स रेशियो आएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रखने वाले हो आप, एक्सपेंडिचर सेम रखने वाले हो। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं इस बात को। ये प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज आपको आगे रेशियो वाले चैप्टर में सिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहां पे 10% से इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन, 10% से इंक्रीज हो रही है मींस 1/10 से इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन 10 से 11 हो रही है, और एक्सपेंडिचर आप सेम रखना चाहते हो, एक्सपेंडिचर आप सेम रखना चाहते हो तो प्राइस की रेशियो उससे उल्टी होगी। अगर 10-11 रेशियो है कंजम्पशन की, तो 11-10 रेशियो होगी प्राइस की। तो प्राइस आपका 1 घटेगा, 1 घटेगा 11 पे, तो 100 पे कितना? 9.09%। क्लियर है बॉस? बैठ रही है बात दिमाग में? ये देखो, एक एक बच्चा है राहुल चौहान, उसने अपना नाम राहुल में हिंदी में लिखा हुआ है, और राहुल चौहान लिख के ऊपर लिखा लगा रखा है ट्रेडमार्क। भैया ने ट्रेडमार्क ले रखा है अपने खुद के नाम पे। लोग तो बिजनेसेस पे ट्रेडमार्क लेते हैं, इस नालायक ने खुद के नाम पे ट्रेडमार्क ले रखा है। भाई मेरे को बच्चे भी ना ऊपर वाले ने ना हैंड पिक करके दिए हैं भाई, ये आशीष आशीष की क्लास में ये वाले बिल्कुल कतई तेज 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 बच्चे लेके आने हैं। अच्छा मैं एक बात बताओ, एक हटके सवाल पूछूं, एक हटके सवाल पूछूं। क्वेश्चन है, इफ कंजम्पशन, if price increases, if price increases by 10% and consumption decreases
by 25%. Then find the percentage change in expenditure. Then find the percentage change in expenditure. If price increases by 10% and consumption decreases by 25%, then find the percentage change in expenditure. माही कड्डू कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें परसेंटेज की? अभी सिर्फ क्लास रिवाइज करो, अभी सिर्फ क्लास रिवाइज करो और कुछ भी नहीं करना। मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो? अभी सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस रिवाइज करो आप। और देखो प्राइस अगर 10% से बढ़ रहा है, मतलब प्राइस जो है वो 10 से 11 हो रहा है, प्राइस 10% से बढ़ रहा है मतलब प्राइस 10 से 11 हो रहा है, और कंजम्पशन जो है वो 25% से घट रही है, मतलब 1/4 से घट रही है, मतलब 4 से 3 हो रही है। आप क्या कर सकते हो? आप ये मान सकते हो कि भैया पहले वाला जो प्राइस था वो 10x था, नया वाला जो प्राइस है वो 11x है, पहले वाली जो कंजम्पशन थी वो 4y थी, नई वाली कंजम्पशन जो है वो 3y है। हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है, प्राइस को कंजम्पशन से गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर निकाला जाता है, ऐसे ही होता है ना, प्राइस को कंजम्पशन से गुना करते हैं तब जाके एक्सपेंडिचर निकलता है। तो 10x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4y से तो मुझे मिलेगा 40xy, तो मेरा एक्सपेंडिचर आ गया 40xy। अगर मैं प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं कंजम्पशन से तो मेरा एक्सपेंडिचर आ गया 33xy। तो मेरा पहले जो एक्सपेंडिचर था वो था 40xy, नया वाला जो एक्सपेंडिचर है वो है 33xy। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितने से घट गया? मेरा एक्सपेंडिचर घट गया 7xy से, एक्सपेंडिचर घट गया 7xy से और 40xy पे। 7xy से एक्सपेंडिचर घट गया 40xy पे, तो 100 पे कितना? xy से xy घट गया, xy से xy घट गया 7/40। 1/40 क्या होता है? 2.5%। उसका 7 गुना कितना होता है? 17.5%। क्या इस पूरे सॉल्यूशन को समझ गए आप? मैंने बेसिक सा सॉल्यूशन बताया, जैसे किताबी सॉल्यूशन होता है, किताबों में बुक्स में सॉल्यूशन होता है ना, मैंने वो वाला बताया अभी आपको। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? फिर मैं इसका थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड वर्जन बताता हूं, इसका आपको मैं। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं, फिर एक बार मॉडिफाइड वर्जन बता देता हूं। कई बच्चे कहते हैं इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। पता है क्या है यहां पे? पहली बात तो लगा ही नहीं सकते सक्सेसिव मेथड, ठीक है, इलॉजिकल है, इलॉजिकल है। तुम लगा भी दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट इलॉजिकल है, ठीक है। वो हाँ लगाने से आंसर आ जाता है क्योंकि पैटर्न कुछ सेम बन रहा है, मिलता जुलता पैटर्न बन रहा है, बट यहां पे आप मतलब वो ऐसा बोल दिया जाता है कि सक्सेसिव लगा दो, बट सक्सेसिव वर्ड यूज करना यहाँ पे टेक्निकली गलत है। वे ऑफ राइटिंग सेम है, वे ऑफ सॉल्यूशन सेम है, बट इट्स नॉट सक्सेसिव, ठीक है। तो ये दिमागी तौर पे तैयार रहना इस चीज के लिए। बहुत बहुत जगह ये तुक्के मारे जाते हैं। आप पहले एक बात इस सॉल्यूशन पे आते हैं, फिर आएंगे बात समझेंगे। पहले इस सॉल्यूशन के बेसिक्स को समझो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाएगा। हम जानते हैं कि प्राइस 1/10 से बढ़ गया है, मतलब अगर शुरू में प्राइस 10x था तो अब 11x हो गया है। 1/10 से बढ़ गया, 10x का 1/10 होता है x से बढ़ के 11x हो गया। कंजम्पशन 25% से घट गई है, 1/4 से घट गई है। अगर पहले 4y थी तो अब 3y हो गई है, 1/4 से घट गई कंजम्पशन। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन गिव्स यू एक्सपेंडिचर। 10x इंटू 4y गिव्स यू 40xy, 11x इंटू 3y गिव्स यू 33xy, ठीक है।
तो प्राइस इंटू कंजम्पशन से एक्सपेंडिचर आता है, हमें एक्सपेंडिचर मिल रहा है 40xy और 33xy, तो एक्सपेंडिचर कितने से घट गया, 7xy से घट गया। एक्सपेंडिचर 7xy से घट गया कितने पे, 40xy पे। एक्सपेंडिचर घटा 7xy से, पहले एक्सपेंडिचर कितना था 40xy, तो 7/40 से हमारा एक्सपेंडिचर घट गया, जो कि होता है 17.5%। बट मुझे इस पूरे तामझाम में बताओ, इस पूरे सॉल्यूशन में क्या लास्ट में x और y बचे? नहीं बचे। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, आप डायरेक्टली रेशियोज को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल आता है, यू आर अलाउड to multiply and divide ratios directly without assuming any variable। बट इसके साथ मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, बट स्ट्रिक्टली एक चीज याद रख लेना इसके साथ, ओनली टू कैलकुलेट रेशियोज। अगर रेशियोज कैलकुलेट करनी है और किसी ऑब्जेक्टिव के लिए मत करना, तुम्हें अगर रेशियो ही निकालनी है ना, उसी के लिए इस्तेमाल होगी ये चीज। जैसे कि हम कर सकते थे, हम जानते थे कि प्राइस जो है वो 10 से 11 हो रहा है, प्राइस जो है वो 10 से 11 हो रहा है। कंजम्पशन जो है वो 4 से 3 हो रही है, ये थी हमारे सामने। हम जानते हैं कि प्राइस को कंजम्पशन से गुना कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर मिल जाता है। तो हम डायरेक्टली 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके कह सकते थे कि इनिशियली हमारा कंजम्पशन 40 का था, अब हमारा कंजम्पशन 33 का हो गया। मतलब कितना घट गया, 7 घट गया, 7 घट गया 40 पे, तो 100 पे कितना, सो इट्स 17.5%। 17.5% हमारा नया एक्सपेंडिचर आ गया। ये ऐसे किया जाता है, समझे? तो ये बड़ी खास बात है, बड़ी जरूरी बात है, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी के लिए जोड़ देता हूं, वो एक्सप्लेन करूंगा आपको रेशियो के चैप्टर में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियोज आर नॉट अलाउड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियोज आर नॉट अलाउड, ये भी मैंने साथ में आपके जोड़ दी चीज, समझ गए? खास बात है ये भी, जरूरी बात है ये भी। तो इसी के साथ ही मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है, पार्टनरशिप में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे हम ये चीज। क्या है वो चीज कि भाई जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, दो लोग मिलके प्रॉफिट कमाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए प्रॉफिट की रेशियो निकालनी हो ना, प्रॉफिट की रेशियो निकालनी हो तो आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके रेशियो निकाल सकते हो। कई बच्चों की जिनके कॉन्सेप्ट्स कमजोर होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। दैट इज टोटली रॉन्ग। इक्वल नहीं होता। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मींस इसका ये है कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो अगर 5:7 है एंड टाइम की रेशियो 3:4 है, अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, वो दो लोग हैं ए और बी। ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है, पूंजी निवेश किया है, वो 5:7 की रेशियो में किया है। वहीं जहां इनका टाइम जो है वो 3 और 4 की रेशियो में है। तो अगर आपने इनकी प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है ना बच्चे, प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हो, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो प्रॉफिट की रेशियो मिलती है, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट की रेशियो मिलती है। जैसे यहां से मिल जाएगा 15 और 28, ये प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। तो ये बस कहना चाह रहा था मैं कि यू
You are totally allowed to multiply and divide two different ratios without assuming any variable, but strictly only to calculate final ratios. ठीक है, ये बात, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक बच्चों को क्लियर हो रहा होगा. ये एक बच्चा कह रहा है स्टक हो रहा है, बट मेरे एंड पे तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि स्टक हो रहा है. सर नोट्स कैसे बनाएं? बाद में लिख लेना ना यार. अभी बच्चा कह रहा है लिखने तो दो. नहीं यार, ये पीडीएफ तुम्हें हैंड रिटन मिल जाएगी, तुम इसमें से लिख लेना अपने पर्सनली लिखने हो तो तुम्हें. ठीक है, लिख लेना अगर पर्सनली लिखने हो तो तुम्हें. अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने यस मॉक ले लिया? एक बार, सिर्फ एक बार एक क्विक चेक करना है मैंने. कितने बच्चों ने यस मॉक ऑलरेडी ले लिया है? कितने बच्चों ने यस मॉक ऑलरेडी ले लिया है? ले लिया है, बहुत बढ़िया. अगर किसी ने ना लिया हो तो आपका जो यो 60 कोड था ना, वो 1 मार्च को बंद हो जाएगा. यो 60 कोड, YO60 कोड जो है वो 1 मार्च को बंद हो जाएगा. YO60 जो कोड है वो 1 मार्च को बंद हो जाएगा, जिससे यस ऑफिसर के स्टूडेंट्स को 60% डिस्काउंट मिल रहा था, वो 1 मार्च को बंद हो जाएगा. तो कोई लेना चाहे तो ले लेना. ठीक है, 1 मार्च लास्ट डेट है उसके लिए. दूसरी बात, एक और जरूरी बात, क्या क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया हो, मेरा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया हो, और वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाह रहे हैं अब, तो वो थोड़ा सा फीस एक्स्ट्रा पे, पूरा कंप्लीट खरीदने की बजाय वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा फीस और ले लो और कंप्लीट दे दो? क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया हो और वो पूरा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? जैसे मान लो आपने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लगभग 2500 के आसपास या 2000 के आसपास लिया हो, आप कह रहे हो कि सर लगभग 1500-2000 और लेके मुझे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ही दे दो, इंस्टीड ऑफ कि मुझे पूरे 4-5 हजार दोबारा पे करने पड़े. हैं कोई ऐसे बच्चे? चलो कोई नहीं, मैं ऐसा ऑप्शन भी आप सभी के लिए एक्टिवेट करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ना मेल्स एंड मैसेजेस काफी आए हुए हैं इन चीजों के. सर वेन डायग्राम की बेसिक क्लास नहीं मिली, एडिट हो चुकी है लगभग, या थोड़ी देर तक और हो जाएगी, क्लास खत्म होने तक वो अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो. टेंशन ना लिया करो यार, मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा दूंगा, तुम टेंशन मत लो. बस जी जान लगा देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिलेक्शन लाने के लिए ना जी जान लगा देंगे. अभी मैंने एक चीज समझाई तुम्हें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज समझाई. क्या ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसी जैसा नहीं है? मैंने जो अभी आपको प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पढ़ाया, मैंने आपको, सुनना ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के बारे में. क्या पढ़ाया मैंने? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल बताया. अब ये क्या होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ज्यादा डिटेल में तो हम सीखेंगे अभी रेशियो के चैप्टर में. एक बेसिक आइडिया दे देता हूं. इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो उसको प्रेजेंट लिखने का तरीका ऐसा होता है. ठीक है, ये बीच में साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी. ठीक है, पहले वाले का मतलब है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और दूसरे वाले का मतलब है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी. ओके जी, बढ़िया बात है. इसका मतलब होता है कि अगर ए बढ़ेगा ना तो बी भी बढ़ेगा, अगर ए बढ़ेगा ना तो बी भी बढ़ेगा, ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, एंड अगर ए डिक्रीज होगा ना तो बी भी, सॉरी, ए अगर डिक्रीज होगा ना तो बी भी डिक्रीज होगा, ए अगर डिक्रीज होगा ना तो बी भी डिक्रीज होगा. इसका ये मतलब होता है. जबकि यहां पे देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, अगर ए बढ़ेगा ना तो बी घटेगा, एंड अगर ए घटेगा ना तो बी बढ़ेगा. इनका उल्टा रिलेशनशिप होता है. ठीक है, और ये कब होता है? ये तब होता है जब a इंटू बी इज कॉन्स्टेंट. a इंटू बी इज कॉन्स्टेंट. प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के रूल में ऐसा होता है, a इंटू बी जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, a इंटू बी जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो ये ऐसा बन जाएगा ना, देखो a इंटू बी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये ऐसा बन जाएगा, कांस्टेंट ओवर b बन जाएगा. तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, a इज इक्वल टू 1 बाय बी, a इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय b.
तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला जो केस होता है ना, दैट इज एक्चुअली दिखाना तुम्हें कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर A इंटू बी इज इक्वल टू सी है ना, A इंटू बी इज इक्वल टू सी है, और C एक ऐसी वैल्यू है जो बदल नहीं रही, तभी तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का रूल है ना। C एक ऐसी वैल्यू है जो बदल नहीं रही, देखो ये C वैल्यू है, ये C वैल्यू है। तो इसका मतलब यही होता है कि उस केस में स्पीड मतलब सॉरी A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। A बढ़ेगा तो B घटेगा, A घटेगा तो B बढ़ेगा। उसका ये साक्ष्य है, देखो यहां पे, इधर देखो 8 से 5 प्राइस घट रहा है ना, प्राइस घट रहा है, 8 से 5 हो रहा है, पर कंजम्पशन बढ़ रही है, 5 से 8 हो रही है। तो प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, उसी रेशो में, उससे उल्टी रेशो में कंजम्पशन बढ़ रही है। प्राइस घट रहा है, कंजम्पशन बढ़ रही है। इधर देखो स्पीड बढ़ रही है ना, तो टाइम घट रहा है, उल्टा काम चल रहा है, उल्टा काम चल रहा है। कंजम्पशन बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है, उल्टा काम चल रहा है। तो वैसा ही कुछ एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैं ही कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूं कराने के लिए। वो कहता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, वो ऐसा कहता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। इसका मतलब हो गया कि अगर x घटेगा तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, और अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा। ठीक है, ये दो केसेस हैं आपके सामने। ठीक है, और इसका ये भी मतलब होता है, कि जो x की रेशियो होगी ना, जो x की रेशियो होगी उसका उल्टा रेशियो होगी y की। ये भी होता है इसका मतलब, जो x की रेशियो होगी उसका उल्टा होगी y की रेशियो, इसका ये भी मतलब होता है। तो कहता है कि इफ x इंक्रीजेस बाय a%, x जो है वो a% से इंक्रीज हो रहा है, x इज इंक्रीजिंग बाय a%, x इज इंक्रीजिंग बाय a%, then y decreases by 11.11%। 11.11% मीन्स 1/9 से डिक्रीज होगा, 1/9 से डिक्रीज होगा, मतलब 9 से घट के 8 हो जाएगा। ओके, अगर मतलब यहां 9:8 की रेशियो है, तो पक्का इधर 8:9 की रेशियो होगी। यहां पे दोबारा भी मेंशन कर रहा है, सो सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई रिमेन्स द सेम। वही बात ये दोबारा बोल रहा है, आपको कह रहा है। तो मतलब इधर 9:8 की रेशियो है, तो पक्का उधर उल्टी रेशियो 8:9 की होगी। और जब कोई वैल्यू 8 से 9 होती है तो वो कितना बढ़ती है, वो बढ़ती है 1 बढ़ती है 8 पे, तो 100 पे कितनी, 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, 12.5% की। ठीक है, सवाल में क्या दिया गया था, सवाल में दिया गया a परसेंटेज से बढ़ेगी। तो a की वैल्यू हो गई जी 12.5, a की वैल्यू हो गई जी 12.5, a की वैल्यू हो गई 12.5, तो 12.5 प्लस 17.5, 12.5 प्लस 17.5, तो ये कितना हो गया 30% ऑफ 540। तो 54 तिया 162, 162 इज द आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे सारे प्यारे प्यारे बालकों को कि नहीं, ये बता दो। वेन डायग्राम वाली वीडियो यहीं मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सब यहीं मिलेगा। सर निकिता, अभी तो आपको ये चीज बताई मैंने, जब 2 परसेंटेजेस चेंज हो रहे होंगे तो कैसे करेंगे, दोनों की रेशियो ले लो और आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो रहा है कर दो। सर 45 बता दीजिए। 45 तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 4:5 किया था। सर साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, ये लो भैया, ये लो साउंड। सर सिलेबस कुछ स्लो नहीं लग रहा, तुम तेज करना चाहते हो, तेज कर देता हूं मैं। यूजुअली इस टाइम पे परसेंटेज में थोड़ा स्लो ही चलाता हूँ। परसेंटेज स्लो चलाने का मतलब होता है क्योंकि कई सारे बच्चे बिगनर्स होते हैं, वो इतना जल्दी जल्दी समझ नहीं पाते, सब दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे ना, रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, आपके चैप्टर्स की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है,
मुझे पता है बिगनर्स हैं, इसलिए मैं जानबूझ के पहला अरिथमेटिक का चैप्टर स्लो चल रहा हूं। धीरे धीरे टॉपिक तेज होते जाएंगे आप सबके। ठीक है। तो जहां तक मैंने देखे हैं तुम्हारे डाउट्स, मैं एक एक डाउट को आंसर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि मेजोरिटी, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो उनको कुछ कुछ बेसिक चीजें क्लियर नहीं है। आप परसेंटेज की फर्स्ट क्लास से देखो, अगर आपके वन लाइनर्स क्लियर है ना, तो आप परसेंटेज की फर्स्ट क्लास से देखो, और अगर आपके वन लाइनर्स भी क्लियर नहीं है तो इस कोर्स को पहली क्लास से देखो, आपको ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेहा, आदत बनानी पड़ेगी, करना ऐसे ही है, आदत बनानी पड़ेगी। वेन डायग्राम वाली वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी होती। चलो करो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी करो फटाफट से। मैसेज करके पूछ लिया मैंने, आपकी क्लास खत्म होने से पहले अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो क्लास के बाद आप उसको देख सकते हो।
अब ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है जो कई बच्चों से नहीं हुआ होगा, मुझे पता। सही जगह से शुरुआत और सही जगह पे एंड नहीं कर पाए होंगे। तो और इसके साथ ही ना मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे ना डाउट्स को लेके परेशान हैं, तो मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रख लेता हूँ इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। पर डाउट क्लियरिंग सेशंस ना मैं लाइव रखूँगा एंड आई विल डिलीट द सेशंस वंस द डाउट इज़ कंप्लीटेड। और जब वो बात हो चुकी होगी तब सेशन को डिलीट कर दूंगा मैं। वो डाउट क्लियरिंग सेशन को कोर्स में भरने के लिए कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में हटा दूंगा जब आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर मतलब जब भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा एडवांस में, आपके डाउट्स उसी में डिस्कस कर लेंगे। जो भी बच्चों आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, उसमें अलग से डिस्कस कर लेंगे। और एक बार डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया फिर उसको डिलीट कर देंगे डाउट क्लियरिंग सेशन को, नहीं तो बिना बात का कोर्स भर जाएगा। सर आपने एक्स वाई क्यों माना? मैंने वैसे ही मान लिया एक्स वाई, कुछ भी मान सकते थे। रेशो के चैप्टर में समझाऊंगा वो चीज जो आप पूछ रहे हो ना, वेरिएबल क्यों माना। अब यहां पे देखो, एक्स गेट n-8% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। y gets n+6% of the maximum marks and scored 10 marks less than the minimum passing marks. If z score 40% marks, then he gets 30 less than minimum passing marks. Find the value of n. तो यार ये तो बड़ा ऐसे खिचड़ी सी बना रखी है सर, ये कैसे करेंगे? समझ नहीं आ रहा, क्या करें बताओ। देखो किसी के n-8% मार्क्स आए हैं, ये जो n-8% होगा वो किसका होगा? ऑब्वियसली ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्वियसली ऑफ टोटल मार्क्स। n-8% ऑफ टोटल, जितने भी टोटल मार्क्स का पेपर होगा। पर इतने मार्क्स जो आए ना वो पासिंग मार्क्स से, जितने पास मार्क्स जितने भी चाहिए थे ना उससे 80 कम आए थे ये, ठीक है। दूसरी तरफ n+6% मार्क्स आ रहे हैं टोटल के, टोटल का n+6% मार्क्स आ रहा है। और ये जो है आपके अगेन वो पहले 80 मार्क्स से फेल हो रहा था, अब 10 मार्क्स लेस स्कोर कर रहा है वो पास मार्क्स से, जितने भी पास मार्क्स हैं उससे 10 मार्क्स लेस स्कोर कर रहा है वो। ओके यार बहुत बढ़िया। इन दोनों से ही हम कुछ कुछ चीजें निकाल सकते हैं। कौन सी कुछ कुछ चीजें? आप इसमें से इसको घटा दो एक बार, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो p से p खत्म, -10 माइनस ऑफ -80 इट विल बिकम +10 +80 -10 यानी कि 70। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में t तो कॉमन आ गया और परसेंटेज वाले पार्ट में n से n कट जाएगा, 6 माइनस ऑफ -8 इट विल बिकम 14%। 1% ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 100% ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 500। हंड्रेड परसेंट ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 500। मतलब हमें पता लग गया कि टोटल मार्क्स कितने हैं। भैया कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है? भैया 500 मार्क्स का पेपर हो रहा है, हमें ये क्लियर हो रहा है 500 मार्क्स का पेपर है। अब लास्ट लाइन में कहते हैं कि z के मार्क्स ना आए 42% मार्क्स आए हैं, z के 42% मार्क्स आए हैं, तो 500 का 42% कितना हो जाएगा? 210 मार्क्स आ रहे हैं मतलब। और ये जो 210 मार्क्स है ना, ये 30 लेस देन मिनिमम पास मार्क्स हैं। जो मिनिमम पास मार्क्स चाहिए ना उसके उससे 30 लेस है। मतलब मिनिमम पास मार्क्स कितने आ गए? मिनिमम पास मार्क्स कितने आ गए आपके? 210 प्लस 30 यानी कि 240 आ गए मिनिमम पास मार्क्स। ओके जी, ओके जी, ओके जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n बताना है। n बताने के लिए कुछ भी नहीं करना आपने, कोई बड़ा लोड है ही नहीं। या तो इस वाली इक्वेशन को उठा लो या इस वाली इक्वेशन को उठा लो। 240 पास मार्क्स है, मतलब p की वैल्यू आ गई 240। तो p की वैल्यू 240 मान लो, यहां पुट कर दिया आपने। p की वैल्यू 240 आपने यहां पुट कर दी, तो 240 माइनस 10 कितना हो गया? 230 मार्क्स। ये 230 मार्क्स इस टोटल 500 के कितने प्रतिशत होते हैं? ये 230 जो होता है ये 500 का कितना परसेंटेज होता है? ये 230 500 का 46% होता है। बट सवाल में कहा गया ये तो n+6% है,
तो n+6 की वैल्यू आ गई 46, तो n की वैल्यू आ गई 40। सो दिस इज अगेन अ नाइस क्वेश्चन, मजेदार सवाल, गजब का सवाल। क्या कहती है पब्लिक? पब्लिक कहती है तो कहती क्या है? सवाल को देख के मजा आती है कि नहीं आती है? फोर्टीन कैसे आया, 210 कैसे आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया? तुम्हारी सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो रही है, तुम अभी भी ना अरिथमेटिक को वन लाइनर्स की तरह पढ़ रहे हो। तुम्हारा फोकस बता रहा है कि तुम्हारे फोकस का बढ़िया वाला बेड़ा गर्क किया हुआ तुमने। तुम सच्ची में बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, ये मैं देख रहा हूं, सच में बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। ये कोई मेरी मेरी जगह कोई भी या किसी को भी आप देख के बताओगे ना, कमेंट देख के पता लग जाता है कि भैया गड़बड़ है, फोकस गायब है, बिल्कुल गायब है फोकस। इतने कम फोकस से कैसे करोगे बैंक एग्जाम क्लियर? बताओ तो सही। एक बार में आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बट आप ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो ना, मेरे को लगता है अरे यार ये तो अभी बताया था, ये क्यों मिस हो रहा है? दोबारा देखो ध्यान से। टोटल मार्क्स मैंने मान लिए टी, जितने मार्क्स का पेपर है वो मैंने मान लिया टी, जितने मार्क्स का पेपर है वो मैंने मान लिया टी। कह रहा है जितने भी मार्क्स का पेपर है उस टोटल मार्क्स का 9-8%, उस टोटल मार्क्स का 9-8% पहले वाले बंदे के मार्क्स आए हैं। और वो कितने आए हैं? जितने भी आए हैं वो 80 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उससे 80 मार्क्स कम आए हैं, P-80 आए हैं। सिमिलरली मैंने देखा कि दूसरी तरफ n+6% मार्क्स आए हैं, n+6% मार्क्स आए हैं टोटल मार्क्स के, टोटल मार्क्स का n+6% मार्क्स आए हैं। और टोटल मार्क्स का अगर n+6% मार्क्स आए हैं तो ये मार्क्स जो है 10 मार्क्स लेस हैं पास मार्क्स से, P से 10 मार्क्स लेस, P-10, P-10 है ये। ठीक है, तो अगर आप इसमें से इसको घटा देते हो, सबट्रैक्ट कर देते हो, लेफ्ट हैंड साइड में से भी और राइट हैंड साइड से भी सबट्रैक्शन कर देते हो, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, टी कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह टी कॉमन है, टी दोनों जगह टी कॉमन निकाल लिया। n+6 में से n+6 में से जब आप n-8 घटाते हो, घटा के देखो, अपने हाथ से घटा के देखो, n+6 में से जब आप n-8 घटाओगे, n+6 में से -n, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, +8, ये घट गया, क्या बचेगा 14, परसेंटेज तो बाहर कॉमन है ही, परसेंटेज आ गई वैल्यू। जब आप P-10 में से P-80 घटाते हो तो ये क्या बन गया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -P + 80, P से P खत्म, 80 - 10 70 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी, सही बात है। 14% मतलब 14/100, 14/100 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 70, 14×5 70, टी की वैल्यू 500 आ गई। टोटल 500 मार्क्स का पेपर है, टोटल 500 मार्क्स का पेपर है बच्चे। अब उन्हीं 500 मार्क्स में से Z के 42% मार्क्स आ रहे हैं, उन्हीं 500 मार्क्स में से Z के 42% मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी, 42 5 210, Z के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 210, और ये पास मार्क्स से 30 लेस हैं। ये किससे 30 लेस है? 240 से, मतलब पास मार्क्स हैं 240। तो P की वैल्यू आ गई 240, T की वैल्यू आ गई 500। उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, किसी में मर्जी पुट कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। जब आपने देखा P-10 कितना है, P-10 है 230, P-10 जो है 230, 230 इज इक्वल टू n+6% ऑफ 500, n+6% ऑफ 500। बस इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू बड़े प्यार से 40 आ जाएगी, 500 उसके नीचे ले गए, परसेंटेज से काट दिया, ये आ गई वैल्यू 46, n+6 की वैल्यू 46, n की वैल्यू 40, कहानी खत्म। अभी भी समझ नहीं आया तो भैया तुम्हारे लिए तो कोई स्पेशल जुपिटर से लेके आना पड़ेगा टीचर समझाने के लिए। प्लीज फोकस रखो, प्लीज फोकस रखो, प्लीज फोकस रखो।
मिनिमम पास मार्क्स जो है वही तो है पी की वैल्यू। ये 210 जो है पी से 30 लेस है, पी से 30 लेस करोगे तो 210 आएगा। पी की वैल्यू 240। बच्चों मैं भी जिद्दी हूँ, समझा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, जिद्दी बहुत हूं मैं। ये क्वेश्चन करो फटाफट से, फोकस के साथ, ध्यान से, एनर्जी, फोकस, सब चीजें। एक सोसाइटी में 4/9 पीपल मेल्स हैं, बाकी फीमेल्स हैं। अमंग ऑल द मेल्स 31.25% एडल्ट हैं, बाकी बच्चे हैं। और फीमेल्स में 62.5% जो हैं वो बच्चे हैं, बाकी एडल्ट हैं। तो अडल्ट फीमेल कितना परसेंटेज है अडल्ट मेल्स के, क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। तो अब आपको ना वही बात है, नंबर सही से एज्यूम करना पड़ेगा कि आप किस नंबर की बात कर रहे हो और कैसे कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसके दो मेथड आपको मैं बताऊंगा, दोनों मेथड ध्यान से सुनना। एक मेथड तो है आपको स्टार्टिंग नंबर एज्यूम करना पड़ेगा कोई, वो मैं उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ 4/9 है ना, 4/9 मेल्स हैं। तो अगर आपने पहला नंबर 9 मान लिया तो उसमें से 4 फीमेल है, बाकी 4 मेल है, बाकी फीमेल है। चेंज करना पड़ सकता है, बट स्टार्टिंग के हिसाब से कोई इशू तो नहीं आया। बैटरी लो हुई है, कई बार अटक जाता है। नहीं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हाँ, अब अटक गया। हेलो। शांत 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 शांत। वो हाँ, बैटरी लो हो गई थी, इसकी वजह से अटक जाता है कई बार। अब ठीक है, बताओ। अब ठीक है, अब ठीक है। एक बार सारे बच्चे कह दो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। सारे बच्चे बोल दो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। अरे बोल दो यार, सारे बच्चे बोल दो ना, बाकियों को दिक्कत नहीं आएगी। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। चलो बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन में कहा था, मैंने कहा स्टार्ट, अगर ये वाला तरीका करोगे ना, ये भी एक अच्छा मेथड है, दूसरा मेथड भी है, इसका दो मेथड बताऊंगा। तो 9 अगर टोटल है तो उसमें से 4 तो मेल है, बाकी फीमेल है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इधर निकालना है 31.25%। ये होता है 5/16। 5/16 होने के लिए ना देखो, इसको जो होगा वो 16 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 4 से इसको गुना करो, इसको 4 से करोगे तो इसको भी 4 से करो और इसको भी 4 से करो, ताकि ये 16 का मल्टीपल बन जाए ना, ताकि इजीली आप निकाल सको।
तो नई वैल्यू क्या आ गई आपकी? नई वैल्यू आ गई 36 में से मेल है 16 और फीमेल है 20। अब इसमें से जो ये आप वैल्यू मान रहे हो 36x, 16x, 20x, इसमें से फर्दर अगर आप देखोगे तो आपको इधर 5/8 निकालना है, मतलब ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो इसका एक एक बार डबल और करना पड़ेगा ताकि 8 का मल्टीपल बन जाए। तो फाइनली आपके पास आ गया 72x लोग हैं, जिसमें से 32x मेल्स हैं, 40x फीमेल्स हैं। उसके बाद 5/16 निकालो इधर से, इतने अडल्ट हैं। अडल्ट कितने हैं? 5/16, 16 दूनी 32 और उसका 5 गुना, और बाकी चिल्ड्रन होंगे 22x। इधर देखोगे तो 5/8 बच्चे हैं, 8 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 टाइम्स उसका, इतने बच्चे हैं। तो बाकी अडल्ट हो गए 15x, बाकी अडल्ट हो गए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अडल्ट फीमेल यानी कि 15x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन अडल्ट मेल्स, मतलब 10x। 10x से कितना ज्यादा है? 50x, 5x से ज्यादा है। 5x 10x का कितना परसेंटेज है? 5x 10x का 50% है। तो इसका एक ये तरीका तो है, ठीक है। इसका एक ये तरीका तो है, ठीक है। इसके अलावा अभी एक कमेंट आ रहा है क्लास नहीं चल रही। क्लास तो चल रही है ना, इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर मजा आ जाएगा उसमें, कोई स्टक नहीं है ना। बट ये तरीका ना कई वजह से, इस बार ना इसने मेरे से 3 ट्रांसफॉर्मेशन करा लिए। एक 9 का मल्टीपल भी चाहिए था, एक 16 का मल्टीपल भी चाहिए था, और कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन करा लिए इसने, ठीक है। इसमें ना एक दूसरा तरीका हम लगा सकते हैं, उसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होंगे। एक तरीका और है, वो लगाओगे ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इतने नहीं होंगे। तो वो तरीका क्या है जरा मैं बताता हूं आपको, फोकस के साथ सुनिएगा। वो तरीका ये है कि आप मान लो ये टोटल वैल्यू है, टोटल की कोई वैल्यू है, टोटल, ठीक है। दो अलग अलग वैल्यूज जो हमने, जिनके बीच में परसेंटेज रिलेशन निकालना है ना, उनको आप टी मान लो। पहले वाली वैल्यू भी टी, दूसरे वाली वैल्यू भी टी, टोटल है। टी टी रिप्रेजेंट्स टोटल लोग जो सोसाइटी में रहते हैं। अगर उसका 4/9 मेल है, उसका 4/9 मेल है, तो 5/9 फीमेल होंगी। तो ये तो मेल हो गए, ये फीमेल हो गई, सही बात है। हमें क्या चाहिए? दोनों तरफ के अडल्ट चाहिए ना। अगर 31.25% अडल्ट हैं मेल में, 5/16 अडल्ट हैं, और फीमेल में अगर आप देखोगे तो 62.5% अगर चिल्ड्रन है, तो बाकी 37.5% अडल्ट होंगे, मतलब 3/8 अडल्ट होंगे। तो ये आ गए मेल अडल्ट्स, ये आ गई फीमेल अडल्ट्स। इनकी आपस में रेशो निकाल लो, इनकी आपस में रेशो निकाल लो। रेशो निकालोगे 9 से 9 कट गया, 8 2 16 आ गया, 2 2 4 आ गया, 5 से 5 कट गया, टी से टी कट गया, बच गया 2:3। सो 3 जो है वो 2 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और 1 जो है वो 2 का कितना परसेंटेज होता है? 1 2 का 50% होता है। बोल मेरे भाई, मजा आया इसमें? मजा आया इसमें? मजा आ गया? परमानंद आ गया? मैं दोबारा बताता हूं, और परमानंद आएगा, और आनंद आएगा। ये मेथड अच्छा है। मान लो टोटल लोग, जो टोटल सोसाइटी में लोग हैं उनकी बात हो रही है। टोटल लोगों में से 4/9 मेल्स हैं, तो 1 - 4/9 फीमेल्स हो गई, यानी कि 5/9 फीमेल्स हो गई। तो इतने मेल हो गए, इतने फीमेल हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, मेल्स के अंदर 5/16 अडल्ट हैं, हमें अडल्ट ही चाहिए, हमें अडल्ट की वैल्यू ही निकालनी है। तो मेल में 5/16 अडल्ट हैं, तो ये अब आ गए मेल्स में भी अडल्ट। फीमेल में 62.5% जो है वो बच्चे हैं, तो बचे हुए 100% - 62.5% मतलब 37.5% अडल्ट होंगे, मतलब 3/8 अडल्ट होंगे। तो ये आ गए अडल्ट दोनों तरफ के। मुझे दोनों के बीच में परसेंटेज रिलेशन निकालना है, तो इनके दोनों के बीच की मैं रेशो निकाल लूंगा।
रेशो 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 निकाल ली, तो दोनों तरफ से रेशो आ गई 2:3 की। तो 3 जो है वो 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और 1 2 का कितना परसेंट होता है, 50% होता है। 1 2 का आधा होता है, 50% होता है। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है, और धीरे धीरे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, ये प्रोसेस तुम्हारे लिए और आसान होता जाएगा। टेंशन मत लेना, बड़ा मज़ा आएगा धीरे धीरे तुम्हें ये सब करने में। अभी थोड़े थोड़े नए हो ना, तो इसलिए अजीब लग रहा है। ये करो, इवेंट डायग्राम वाला सवाल ही है। लास्ट क्लास में काफ़ी बताया था, तो इसका आंसर जल्दी से निकाल दो फटाफट से, जल्दी से करेंगे। क्या कोई बच्चा जूस पीना पसंद करेगा? बताओ, मैं यहीं से भेज दूंगा अंदर। सर एडवांस थिंकिंग कैसे होगी? बच्चों, मेरा पता है क्या होता है, मेरे ना फादर का कहना है, मेरा फादर कहता है, मेरे फादर जी कहते हैं, फादर कहता है, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मेरे फादर साहब कहते हैं कि आप ना जिसके साथ रहते हो ना वैसे बन जाते हो। और ये बड़ी बड़ी कॉट भी है, शो मी योर शो मी योर कंपनी, शो मी योर फ्रेंड्स, आई शो योर फ्यूचर। तो जैसे जैसे आपके दोस्त होते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वैसे वैसे बन जाते हो। जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपकी जैसी थिंकिंग कैसे आएगी? आप तो मेरे साथ रहते हो ना, तो मेरे जैसी थिंकिंग आ जाएगी। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। सर फ्रूट्स खाया करो, जूस मत पिया करो। क्लास में कर करके फ्रूट्स खाऊंगा, अच्छा लगूंगा? जूस तो पानी है, पी लेते हैं, क्लास के बाद खा लूंगा फ्रूट्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कहता है 39% स्टूडेंट जो है ना सब्जेक्ट ए में पास हुए हैं। 39% स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट ए में पास हुए हैं, और 49% स्टूडेंट्स सब्जेक्ट बी में पास हुए हैं। 49% स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट बी में पास हुए हैं। 21% स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए हैं। 21% स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली subject B is 240. Find the number of students subject who failed in only subject A. तो अच्छा है क्वेश्चन। तो शुरू शुरू में तो आपको पास स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया, वो भी ओनली वगैरह का डेटा नहीं दिया आपको। कंप्लीट ए में पास होने वाले बच्चे, कंप्लीट ए में पास वो वाले बच्चे होंगे। यहाँ पे कंप्लीट ए में पास होने वाले बच्चे बता दिए आपको, कंप्लीट बी में पास होने वाले बच्चे बता दिए आपको। फिर जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो बता दिए आपको, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं जो वो बता दिए। तो अगर दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए बच्चे 21% है, जो बच्चे बोथ सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं अगर वो 21% है, बोथ फेल, फोकस रखना भैया, बोथ में फेल हुए हैं जो, वो 21% है। तो एक बात बताओ फिर, ओनली ए, ओनली बी एंड बोथ ए एंड बी, only A, only B and both A and B, only A, only B and both A and B,
इन तीनों का सम बता सकते हैं हम परसेंटेज में? बता तो सकते हैं। कैसे? 4 ही तो कैटेगरी होती हैं, या तो ओनली ए में कोई पास होगा बी में फेल हो जाएगा, या ओनली बी में कोई पास होगा ए में फेल हो जाएगा, या कोई दोनों में पास होगा या कोई दोनों में फेल हो जाएगा। तो अगर 21 पर, यही 4 कैटेगरीज तो है ना, एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी ये है, बोथ में फेल बोथ में पास, दो तो ये हो गई, ए में पास बी में फेल, बी में पास ए में फेल, यही 4 कैटेगरी तो है। अगर उसमें से एक है 21% के बराबर, एक है 21% के बराबर, तो बाकी बची हुई जो होंगी वो 100% माइनस 21% यानी कि 79% के बराबर होंगी। अब एक मान लो ये है, एक ये है, एक ये है, तो आप सब जानते हो कि a प्लस बी की वैल्यू सवाल में दी हुई है 39%, b प्लस सी की वैल्यू दी हुई है सवाल में 49%, और अभी अभी हमने जस्ट लिखी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 79%। तो अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगी? a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटा दो तो a आ जाएगा 30%, a आ जाएगा 30%। आप a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा दो, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा दो तो c आ जाएगा 40%, तो ये आ गया 9%। सारे आ गई, सारी कैटेगरियां आ गई। हमें क्या चाहिए? ओनली बी में फेल होने वाले बच्चे। ओनली बी में फेल कौन से होंगे? ओनली बी में फेल वो बच्चे होंगे ना जो ओनली ए में पास हुए होंगे। ओनली बी में फेल वही होंगे जो ओनली ए में पास हुए होंगे। ओनली ए में पास वाले बच्चे हैं 30%, तो 30% की वैल्यू है 240। ठीक है, 30% की वैल्यू है 240। तो यहां से आप देख सकते हो कि 1% की वैल्यू होगी 8। हमें चाहिए ओनली सब्जेक्ट ए में फेल वाले बच्चे, मतलब ओनली बी में पास वाले बच्चे, मतलब 40% की वैल्यू निकालनी है हमने। तो भैया 320 आ जाएगी। अगर 30% की वैल्यू 240 है तो 40% की वैल्यू 320 आ जाएगी जी। कहानी खत्म, पैसा हजम। बोलो मजे आए कि नहीं आए? सर पास का डायग्राम बनाए या फेल का समझ नहीं आता, कोई मर्जी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं तुम्हें ना यार ये किस्सा ही खत्म करता हूं डायग्राम वाला। तो मैं एक लॉजिकल चीज बताता हूं। जब दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, मान लो एक सब्जेक्ट हिंदी है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, पास फेल होगा, पास फेल होगा। देखो क्या होगा, देखो कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी में पास और इंग्लिश में फेल हुए होंगे। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। एक कैटेगरी होगी बच्चों की जो इसमें पास इसमें फेल हुए होंगे, एक कैटेगरी होगी जो इसमें पास इसमें फेल हुए होंगे, एक कैटेगरी होगी जो दोनों में पास हुए होंगे, और एक कैटेगरी होगी जो दोनों में फेल हुए होंगे। तो मान लो कि ये वाले लोग हैं 30%, ये वाले लोग हैं 20%, ये वाले लोग जो हैं ये हैं 27%, और ये वाले लोग हैं 23%। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं। अगर तुम पास वाला वेन डायग्राम बनाओगे और अगर तुम फेल वाला वेन डायग्राम बनाओगे, बना तो तुम दोनों ही सकते हो ना, बना तो तुम दोनों ही सकते हो, कोई दो राय नहीं है। बना तो तुम दोनों ही सकते हो, दोनों में से कोई मर्जी बना दो, जिस हिसाब से डेटा अवेलेबल हो, जहां तुम्हारा फायदा हो। पास वाली बात की जाए तो पास वाली बात की जाए तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि हिंदी में, ओनली हिंदी में पास बच्चे कौन से हैं? ओनली हिंदी में पास बच्चे, ओनली हिंदी में पास बच्चे ये वाले होंगे, तो ये वैल्यू आ गई 30%। ओनली इंग्लिश में पास बच्चे कौन से हैं? ओनली इंग्लिश में पास बच्चे हैं 20%, और दोनों में पास बच्चे हैं 27%। तो ये तुमने पास का बना दिया। फेल का बनाना हो तो ओनली हिंदी में फेल बच्चे कौन से हैं? ओनली हिंदी में फेल बच्चे हैं 20%। ओनली इंग्लिश में फेल बच्चे कौन से हैं? 30%। दोनों में फेल बच्चे कौन से हैं? 23%। तो ये तुम्हारा बन गया फेल वाला। बताओ बताओ, दोनों में से कुछ मर्जी बना लो, क्या फर्क पड़ता है? एक सिंपल सी बात है, जो ओनली हिंदी में फेल हुए हैं वो
ऑब्वियसली ओनली इंग्लिश में पास हुए होंगे, तभी तो यहाँ दोनों जगह 20-20% है, तभी तो दोनों जगह पे 20-20% है। जो ओनली हिंदी में पास हुए हैं वो ओनली इंग्लिश में फेल हुए होंगे। लॉजिक समझो ना यार, लॉजिक क्लियर है तो सब क्लियर है। तो मैं तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा बिठा दूंगा ना कि तुम जाके पढ़ा दो किसी और को भी। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं। एक बार एक बच्चे का डाउट आ रहा है, वो उठा लेता हूं। 79 कैसे आया? 100% में से 21% घटाया, नालायक। भैया इसमें दोबारा बता रहा हूँ, भैया दोबारा बता रहा हूँ, दो सब्जेक्ट्स हैं ए और बी, इसमें पास, इसमें फेल, इसमें फेल, इसमें पास, दोनों में पास, दोनों में फेल। अगर तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हें बता दिया है, देखो एक सिंपल सी बात समझो, ए में पास बी में फेल, ए में पास बी में फेल, मतलब मैं कह सकता हूं ना, मैंने ऊपर पास का वेन डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये ओनली ए वाले बच्चे हैं, ये ओनली बी वाले बच्चे हैं, ये बोथ वाले बच्चे हैं, बोथ पास वाले बच्चे हैं, ये बोथ में फेल वाले बच्चे हैं। भैया इनकी जो वैल्यूज होंगी, इन सब का जो सम होगा वो तो ऑब्वियसली 100% आएगा ना। अगर दोनों में फेल होने वाले बच्चे जो हैं वो 21% है, दोनों में फेल होने वाले बच्चे अगर 21% है, तो बाकी तीन कैटेगरी में 100% माइनस 21% 79% आएंगे। मतलब ए बी और सी का सम 79% आएगा। ए और बी का सम हमें 39 दिया हुआ है, बी और सी का सम हमें 49 दिया हुआ है, और ए बी सी का सम हमें 79 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटा दो, ए और सी आ गया तो बी भी आ गया, कहानी खत्म, पैसा हजम। बस ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। एक छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फिर रिज्यूम करते हैं क्लास को, मजे करते हैं और बढ़िया बढ़िया चीजें सीखते हैं, और जल्दी से जाके वापस आइएगा बढ़िया मजे से।
हाँ जी बच्चों, तो आपकी वो वीडियो भी अपलोड जस्ट अभी की है, मतलब मेरे पास आ गई थी तो मैंने अपलोड कर दी आप सभी के लिए वो वाली वीडियो, जो वेन डायग्राम वाली थी। वो आपको अभी शो हो गई होगी या हो जाएगी। हाँ, हो ही जाएगी मेरे हिसाब से अभी। तो वो वेन डायग्राम वाली वीडियो आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। वेन डायग्राम जिनके थोड़े से कमज़ोर हैं, जिन्होंने नहीं देखा हुआ पहले, वो उधर से आप देख लो। ठीक है बॉस, एक सेकंड में बस कंफर्म कर दूंगा आपको। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, हो जाएगी 5-10 मिनट तक रिफ्लेक्ट। ठीक है बॉस। सर, तो 2 मॉक टेस्ट लेने हैं क्या? हाँ, आप ही तो बहुत मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे तुम्हें आगे। वैसे तो एक में भी काम चल जाएगा, यस मॉक में काफ़ी मॉक टेस्ट है, आप वो भी सिर्फ वही भी ले सकते हो। ठीक है, डीआई भी कराऊंगा यार, सब कुछ मैं ही कराऊंगा। ओके बाय बाय। कहाँ कर रहे हो? रुको भैया, हेलो। जाने की तैयारी किससे पूछ के जा रहे हो? खुद से ही खिसक लेते हो क्या? खुद से ही खिसक लेते हो क्या? इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो फटाफट से। आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका। 4 एग्जाम दिए हैं, सबके मैक्सिमम मार्क्स बराबर हैं। ओवरऑल परसेंटेज 38.7% है। तो हाउ मेनी एग्जाम्स में उसके इक्वल या बराबर आए हैं 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स के? सर ए में पास कैसे आया? कहाँ, क्या क्या बात कर रहे हो? 30? क्या कर दे रहे हो यार? इसका आंसर कह रहे हो क्या लगाया था? विरेश्वर ऑलरेडी ऑन है भाई, री अटेम्प्ट। क्या कह रहे हो? B30 आंसर है, 240 होगा ना? आंसर कह रहे हो ओनली इन सब्जेक्ट ए। अरे फेल्ड की बात कर रहा है वो। ये ओनली ए वाला पास का डेटा है। जो ओनली ए में पास हुआ है वो ओनली बी में फेल होगा। जो ओनली बी में पास हुआ है वो ओनली ए में फेल होगा। उसने पूछा है जो ओनली ए में फेल हुआ है, तो ओनली ए में फेल वाला वो होगा ना जो ओनली बी में पास हुआ होगा। और जो ओनली बी में पास हुआ है वो 40% बचा है। 40% ऑफ 30% की वैल्यू 240 है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320। कॉमन सेंस है। 30% 240 कैसे हुआ? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग, क्लैपिंग करो भैया। मैं पूरी कहानी गा देता हूं, सब कुछ बेसिक से बता देता हूं, फिर भी सवाल ऐसे ऐसे आते हैं दिल तोड़ देने वाले, दिल तोड़ देने वाले सवाल आते हैं भैया। पढ़ियो इसको एक बार। हु फेल्ड इन ओनली सब्जेक्ट बी। जो ओनली सब्जेक्ट बी में फेल हुआ है मतलब ओनली सब्जेक्ट ए में पास हुआ है। ओनली सब्जेक्ट ए में पास वाले लोग 30% है। 30% की वैल्यू 240। मुझे 40% की वैल्यू बतानी थी। 1% की वैल्यू 8 हो गई, और 40% की वैल्यू 40 का 8 गुना 320 हो जाएगी। ये आंसर बताओ इस सवाल का, जल्दी से बताना। तोड़ो। आकाश एग्जाम में नहीं आते, नहीं आते वीड पैटर्न वाले। अदिति, ले सकते हो अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो। अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो अभी जो है आप उसी से सॉल्व करो। वैल्यू एडिशन ही है। स्टूडेंट गेव 4 एग्जाम्स, 4 एग्जाम्स दिए एक स्टूडेंट ने। एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3, एग्जाम नंबर 4। 4 एग्जाम दिए, सबके ओवरऑल मार्क्स बराबर हैं। सबके टोटल मार्क्स जो है ना वो बराबर है।
सबके टोटल मार्क्स जो हैं वो बराबर हैं। 100 मार्क्स का पेपर है तो वो 400 मार्क्स हो गए, सबके टोटल मिला दिए हमने। कहते हैं रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीस एग्जामिनेशन, जो उसने मार्क्स स्कोर किए ना इन सब एग्जामिनेशन के अंदर, उनकी रेशियो है 9, 14, 8, 12। 9, 14, 8, 12 इतने इतने स्कोर किए। सही है, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया स्कोर किए। अब इसमें हमने फिगर आउट करना है कुछ कुछ चीजें जो ये बोल रहा है। ओवरऑल परसेंटेज उसकी जो आई है वो 38.7% आई है। आपको पता है क्या करना है? सबसे पहला काम, मान लो ये 1000x मार्क्स का पेपर है, ये 1000x का मार्क, या 1000x मान लो, या 250x मान लो, 250x भी मान सकते हो ताकि सबका सम 1000 हो जाए। तो मान लो ये 250x का पेपर है, ये 250x का पेपर है, ये 250x का पेपर है, ये 250x का पेपर है। मुझे टोटल 1000 बनाना था, इसलिए मैंने 250, 250, 250x मान लिया। तो ओवरऑल इसके मार्क्स कितने आए हैं? 38.7%। वो निकालोगे 1000 का तो यू विल सी कि 387x मार्क्स आए हैं। 387x मार्क्स आए हैं। 387x जो मार्क्स आए हैं इसको आपने ब्रेक कर देना है उस रेशियो में जो रेशियो आपको दी गई है। रेशियो दी गई है 9:14:8:12। 9:14:8:12 मतलब 9 यूनिट मार्क्स पहले वाली में, 14 यूनिट मार्क्स दूसरे वाली में, 8 यूनिट तीसरी वाली में और 12 यूनिट चौथी वाली में। तो इन सब का सम करोगे तो यू विल से 12 + 8 20, 20 + 14 34, 34 और 9 हो गया 43, मीन्स 43 यूनिट मार्क्स आए हैं। पर एक्चुअल में तो 387x आए हैं। एक्चुअल में तो कितने आए हैं? 387x मार्क्स आए हैं। सो इसको कैंसिल किया, 43 का 9 गुना कटेगा, 9 बार कटेगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9x। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9x, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 9 81x। 14 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 14 9 126x। 8 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 8 9 72x। और 12 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 12 9 108x। तो हमें पता लग गया हर एक में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब जो भी मार्क्स आ रहे हैं, कहते हैं कितने एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि आपके मार्क्स बराबर या फिर ज्यादा आए हैं 30% से। 30% से 30% इसका कितना होगा? इसका 30% होगा 75x, 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 75x। तो 75x से ज्यादा है यहाँ पे, ठीक बात है। 75x से ज्यादा है यहाँ पे, ठीक बात है। 75x से ज्यादा नहीं है, 75 या 75x से ज्यादा बिल्कुल है। तो 3 एग्जामिनेशंस में ऐसा हो रहा है। 3 एग्जामिनेशंस में ऐसा हुआ है कि आपके 30% या 30% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। आसान था, आसान था। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं मैं। मुझे ना देखो, मुझे सच्ची बताऊं, मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगा, पर आप फोकस रखना तो मजा बहुत आएगा समझने में। मेरे को ना टोटल मार्क्स 1000 बनाने थे। 1000 क्यों बनाने थे? 1000 इसलिए बनाने थे क्योंकि 1000 का 38.75% बिना डेसिमल के बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाता है, 387x। ठीक है, तो मैंने 1000 बनाना था, सबको बराबर हिस्सों में मानना था। 250 250 250 250 मान लिया। ठीक काम किया, 387x मार्क्स आ गए टोटल। जो ये 387x मार्क्स आए हैं ना, ये सभी टोटल मार्क्स आए हैं जितने भी आ सकते थे। तो 9 14 8 12, 9 14 8 12, मुझे ना इतने टुकड़ों में तोड़ना है इसको। पहले यहां पे मुझे 9 पार्ट्स रखने हैं, यहां मुझे 14 पार्ट्स रखने हैं, यहां मुझे 8 पार्ट्स रखने हैं, यहां मुझे 12 पार्ट्स रखने हैं। तो पहले मैं ये देखूं ना कितने पार्ट्स हो गए टोटल। 12 + 8 + 14 + 9 टोटल 43 पार्ट्स हो गए। तो 43 पार्ट्स की वैल्यू अगर 387x है तो एक पार्ट का मतलब हो गया 9x। एक पार्ट का मतलब हो गया 9x, तो 9 पार्ट्स का मतलब हो गया 9 9 81x। 14 पार्ट्स का मतलब हो गया 14 9 126x। 8 पार्ट्स का मतलब हो गया 8 9 72x। और 12 पार्ट्स का मतलब हो गया 12 9 108x। सही है, बढ़िया है जी। तो 250 मार्क्स का पेपर है जिसका 30% बनेगा 75x। 250 मार्क्स का पेपर है जिसका 30% बनेगा 75x। तो कितने ऐसे पेपर हैं जिसमें 75x या 75x से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? तो 3 ऐसे पेपर हैं जहां पे 75x या 75x से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 75x कैसे आया? 250 का मैंने 30% निकाला, ये देखो ये लिखा हुआ है 250 का 30%, 25 3 75।
तो आज की क्लास कृपया करके सारे बच्चे रिवाइज करके आइएगा। कल मैं आपके सामने एक डिस्कशन भी लेके आने वाला हूं कि हम आगे आने वाले टाइम पे आगे 2-3 क्लासेस और लूंगा मैं परसेंटेज की, जिसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ती जाएगी। रेशो में भी मैं स्पीड थोड़ी स्लो रखूंगा, बट उसके बाद मैं स्पीड आपकी बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कल हमारा जो मुद्दा होगा वो वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन और कमीशन बेस्ड क्वेश्चन हमारा मुद्दा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं।